अभी अभी शुरू करते हैं एपिसोड 4। अभी तक हम 3 एपिसोड कर चुके हैं और पिछले एपिसोड में हमने सेक्शन 165 को किया था। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग और एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग हम देख रहे हैं। तो 165 हो चुका है। 165 का 162 के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम देख चुके हैं। रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1974 सुप्रीम कोर्ट, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब 165 से गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। अब पहुंचते हैं हम सेक्शन 311 पे, लेकिन सेक्शन 311 इंडियन एविडेंस एक्ट का नहीं, सीआरपीसी का। सेक्शन 311 हम एविडेंस से सीधा सीआरपीसी पे क्यों आ गए, सेक्शन 311 पर क्यों आ गए, सेक्शन 311 क्या कहता है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि 165 में कोर्ट को पावर दे दी गई है एग्जामाइन करने की। वो सवाल पूछ सकता है, पार्टी से भी पूछ सकता है, विटनेस से भी पूछ सकता है। और इससे अलग भी दोनों पार्टीज के पास एग्जामाइन करने की, क्रॉस एग्जामिन करने की बहुत सारी पावर्स होती हैं। लेकिन एग्जामिन करना, सवाल पूछना, ये सब आता है। इससे पहले एक और चीज आती है, वो क्या है, समनिंग। जब तक आप कोर्ट में उसको बुलाओगे ही नहीं, सम्मन ही नहीं करोगे, तो एग्जामिन कहां से करोगे। ये 165 की पावर, ये एग्जामिनेशन की पावर, ये क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर, ये सारी रिडंडेंट हो जाती हैं अगर समनिंग पावर्स नहीं है। तो समनिंग पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें समनिंग पावर्स की, तो सीपीसी में और सीआरपीसी में दोनों में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो समनिंग पावर के बारे में बात करते हैं। अगर आप सीपीसी की बात करें तो ऑर्डर 7 रूल 14 कहता है कि प्लेंटिफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस देगा, कोर्ट को बताएगा। एक लिस्ट देनी होती है, जब शुरुआत में जब प्लेन फाइल करता है उस समय एक लिस्ट देनी होती है, इसमें वो बताएगा कि मैं इन गवाहों को बुलाना चाहता हूं। इसी तरीके से ऑर्डर 8 रूल 1A डिफेंडेंट अपनी लिस्ट देता है, डिफेंडेंट बताता है कि मैं किन किन गवाहों को बुलाना चाहता हूं। इसी तरीके से सीआरपीसी में भी प्रोविजंस हैं। सीआरपीसी में प्रोविजंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम सभी प्रोविजंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सेशंस ट्रायल है, अ ट्रायल कंडक्टेड बाय सेशन कोर्ट। उसमें सेक्शन 230 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 233 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, ये दोनों समनिंग की बात करते हैं, विटनेस को बुलाने की बात करते हैं। 230 क्या कहता है, 230 कहता है कि प्रोसिक्यूशन अपनी लिस्ट देगा कोर्ट को कि हम इन विटनेसेस को बुलाना चाहते हैं। इसी तरीके से 233 कहता है डिफेंस अपनी लिस्ट देगा। हाँ जी, सॉरी फॉर द ब्रेक, देयर वाज सम वर्क इन बिटवीन। तो हम कह रहे थे कि डिफेंस अपना एक लिस्ट देगा कोर्ट को सेक्शन 233 क्लॉज 3 में कि भैया हम इन विटनेसेस को बुलाना चाहते हैं। तो कुल मिला के दोनों, मतलब सिविल प्रोसीजर में भी और क्रिमिनल प्रोसीजर में भी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहां पर सफिशिएंट क्लॉजेस हैं, प्रोविजंस हैं, जहां पर विटनेसेस को बुलाने के पावर्स, विटनेसेस को सम्मन करने के प्रोविजंस अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। वो दिक्कतें क्या आती हैं, उनका समाधान क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, केस वाइज केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए पहला केस, पहली दिक्कत क्या हो सकती है। पहली दिक्कत यह है
कि जब हम बात कर रहे थे ऑर्डर 7 रूल 14 की या ऑर्डर 8 रूल 1A की, या हमने 230 की बात करी सीआरपीसी, 233 क्लॉज 3 की बात करी सीआरपीसी, ये सब बात तो कर रहे हैं समनिंग की कि भैया गवाहों को बुलाना, उनके सम्मन करने हैं तो आप लिस्ट दे सकते हैं, ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्टिकुलर स्टेज पर बात कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेज पे आप समनिंग के लिए बुला सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही आप विटनेस को समनिंग के लिए बुला सकते हैं। अब मान लीजिए वो स्टेज खत्म हो गई है, दैट स्टेज इज ओवर। मान लीजिए ट्रायल शुरू हुई, यहां पर इस स्टेज तक आप बुला सकते हो, अब इससे आगे बात चली गई है, सॉरी, इस ट्रायल शुरू हुई, इस स्टेज तक आप बुला सकते हो, अब इससे आगे बात चली गई है, अब यहां पर आप बुलाना चाहते हो। तो भैया प्रॉब्लम यह है कि 230 में या 233 में आप इस स्टेज तक बुला सकते थे बस, लेकिन अब बात यहां पे चली गई, अब आप क्या करोगे, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो दिस इज केस 1। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए पार्टी, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन है या डिफेंस है या दोनों में से कोई भी पार्टी है, वो एक विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है लेकिन फिर से री एग्जामिन करना चाहती है या फिर से क्रॉस करना चाहती है, तो हमारे पास कोई प्रावधान इसके लिए अवेलेबल नहीं है। अब क्या किया जाए, चलिए ये भी छोड़िए, तीसरे केस पर आते हैं। ये तो समझ में आता है कि प्रोसिक्यूशन किसी को बुलाना चाहता है या डिफेंस किसी विटनेस को बुलाना चाहता है या फिर प्लेंटिफ किसी विटनेस को बुलाना चाहता है, डिफेंडेंट किसी विटनेस को बुलाना चाहता है। लेकिन अगर कोर्ट किसी विटनेस को बुलाना चाहेगा तो क्या प्रावधान है, तो वहां पर भी अभी हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना है। कोर्ट अगर किसी विटनेस को बुलाना चाहे, हम इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट सच्चाई जानने के लिए मान लीजिए किसी को बुलाना चाहता है, कोर्ट उसके गवाह लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास कोई पावर है। अब मान लीजिए कोर्ट किसी को बुलाना चाहता है, उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कोर्ट बुलाना चाहता है किसी को, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी वो कि उसका ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो अभी उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, नॉट येट एग्जामिन्ड। इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो कि जिसको एग्जामिन करना है, ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, या फिर ही इज नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं है तो समन भेजने पड़ेंगे। अब मैं आपको इन दोनों का एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट किस स्थिति में विटनेसेस को बुलाता है, मतलब कोर्ट कब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिना प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के। देखिए वैसे तो क्या है कि प्रोसिक्यूशन अपनी लिस्ट देगा कि मैं इन गवाहों को बुलाना चाहता हूं और डिफेंस अपनी लिस्ट देगा कि मैं इन गवाहों को बुलाना चाहता हूं। अब इन गवाहों से अलग वो व्यक्ति जो ना प्रोसिक्यूशन की लिस्ट में है ना डिफेंस की लिस्ट में है, इन गवाहों से अलग अगर कोई कोर्ट गवाह को बुलाना चाहे, वो किस स्थिति में बुलाना चाहेगा उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने कहा कि ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए एक मर्डर ट्रायल चल रही है। उस मर्डर ट्रायल में कोर्ट के भरी खचाखच कोर्ट भरी है और मिस्टर ए खड़े होते हैं और मिस्टर ए कहते हैं कि साहब मुझे इस केस में कुछ कहना है, प्लीज मुझे मौका दीजिए इस केस में कहने का, मैं कुछ गवाह अपनी तरफ से कुछ पेश करना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं कोर्ट को। तो इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो कह दे कि हाँ जी विटनेस बॉक्स में आइए और कहिए?
ये एग्जाम्पल था जब कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट है उसको एग्जामिन कर सकता है, और वो व्यक्ति जिसको वो एग्जामिन कर रहा है वो ना प्रोसिक्यूशन की लिस्ट में है ना डिफेंस की लिस्ट में है। दूसरी स्थिति समझिए, व्हेन ही इज नॉट प्रेजेंट इन दी कोर्ट, समन करके जब बुलाएंगे, मान लीजिए वो किसी को एग्जामिन करना चाहता है, कोर्ट की पावर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको सीआरपीसी का प्रोविजन ध्यान है, नहीं तो मैं रिकॉल करा देता हूं। एक चीज होती है केस डायरी। केस डायरी में क्या होती है कि जब इन्वेस्टिगेशन करेगा आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो वो जो भी डिटेल्स होंगी हर रोज, किससे मिला, किससे पूछताछ की, क्या सबूत मिला, कहां तक बात पहुंची, कहां से बरामदगी हुई, सब कुछ वो केस डायरी में रजिस्टर करेगा। सब कुछ एक केस डायरी होती है, उसको मेंटेन करना होता है। अब मान लीजिए केस डायरी में उसने बोला कि उसने 3, 4, 5 इन 5 विटनेसेस को उसने एग्जामाइन किया, उनकी स्टेटमेंट ली, उनसे उसने पूछताछ की। लेकिन हुआ क्या कि जब कोर्ट में गवाही हुई तो उसने सिर्फ पहले को, दूसरे को, चौथे को और 5वें को, इन 4 विटनेसेस को बुलाया। प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ इन 4 विटनेसेस को बुलाया, और नंबर 3 जो विटनेस था, रेड पेन कहां गया, नंबर 3 जो विटनेस था उसको प्रोसिक्यूशन ने नहीं बुलाया। लेकिन केस डायरी देखने के बाद कोर्ट को यह लगता है कि ये जो नंबर 3 विटनेस था ये भी बुलाया जाना चाहिए था, और इससे भी कुछ ना कुछ हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलती। लेकिन ये प्रोसिक्यूशन की लिस्ट में है ही नहीं। जो प्रोसिक्यूशन ने लिस्ट दी कि मैं इन गवाहों को बुलाना चाहता हूं, उसमें ये विटनेस नहीं है। तो अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस विटनेस को बुलाएगा। तो अब मैं दोबारा उसी बात पर लेके चलता हूं। बेशक सीपीसी और सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो विटनेस की समनिंग को लेकर बात करते हैं, लेकिन वो प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने 3 केस आपसे डिस्कस किए, मैं दोबारा से बताता हूं, प्लीज पे अटेंशन। 3 केस आपसे डिस्कस किए। केस 1, जब वो स्टेज जा चुकी है जहां पर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस अपनी लिस्ट दे सकता था। अब ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट हमेशा, मतलब जैसे मान लीजिए 230 की बात कर रहे हैं, 230 जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस की समनिंग विटनेसेस की लिस्ट देगा समनिंग के लिए, तो वो एक स्टेज तक दे सकता है। उस स्टेज का अगर वो स्टेज क्रॉस कर गई तो 230 विल नॉट अप्लाई। तो यहां पर ये 230 इनसफिशिएंट हो गया, 230 से तो काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से केस 2 हमने देखा कि भाई वो री एग्जामाइन करना चाहता है। एक बार एग्जामिनेशन हो चुका है विटनेस का, विटनेस चला गया अपने घर, लेकिन एक पार्टी को लगता है कि यार मुझे उसको दोबारा एग्जामाइन करना पड़ेगा। अब इसके बारे में भी कोई प्रोविजन नहीं है, इनसफिशिएंट है। 230 में भी नहीं है, 233 में भी नहीं है, वहां तो सिर्फ एक बार शुरुआत में लिस्ट देने की बात क्या रखी है। केस 3 आता है जहां पर कोर्ट किसी को एग्जामिन करना चाहता है, इसका कोई प्रोविजन दे ही नहीं रखा। अब इन तीनों चीजों का समाधान करने के लिए, जो इनसफिशिएंट प्रोविजंस थे उनका समाधान करने के लिए सीआरपीसी में आता है सेक्शन 311। ये इन सब इनसफिशिएंसी का, सब प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक समाधान है, सेक्शन 311। ये सारे इसमें पावर्स हैं। जो जो इनसफिशिएंसी इन केसेस में थी वो सारी 311 अकेला दूर कर देगा। किस तरीके से दूर करेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन साथ में हमें सीपीसी के प्रोविजंस भी देख लेने चाहिए। सीपीसी के वो प्रोविजंस जहां पर कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो किसी को भी कभी भी समनिंग करके बुला सकता है। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 16 रूल 14, जिसमें कोर्ट को पावर दी गई है कि वो स्ट्रेंजर तक को बुला सकता है अपने आप, सुओ मोटो, बिना किसी एप्लीकेशन के। उसके बाद है ऑर्डर 18 रूल 17, ये कोर्ट को पावर दे रहा है कि विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैंने अभी रेफरेंस के लिए बताया है, अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, इट विल एनहेंस योर नॉलेज। बट अभी के लिए हम फोकस करेंगे सेक्शन 311 पे। सेक्शन 311 में क्या क्या पावर्स दी गई हैं और सेक्शन 311
किस तरीके से जो इनसफिशिएंसी है इसको कैसे दूर करता है। देखिए केस 1 में, जो ये केस 1 था, इसमें हम क्या बात कर रहे थे, स्टेज गॉन, स्टेज गॉन, लेकिन आप किसी को सम्मन करना चाहते हैं, तो ठीक है। केस 2 क्या था, विटनेस को सम्मन किया गया था, विटनेस आया था, लेकिन उसको दोबारा से री एग्जामिन करना चाहते हैं, या हो सकता है दूसरी पार्टी उसको दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहती है। और यहां पर क्या था, यहां पर हमने 2 में डिवाइड किया था, एक वो जो ऑलरेडी आ चुका है कोर्ट में, कोर्ट उस विटनेस को बुलाना चाहता है जो कि या तो प्रोसिक्यूशन की लिस्ट में था या डिफेंस की लिस्ट में था और उसकी गवाही हो चुकी है लेकिन फिर से बुलाना चाहता है, तो यहां पर भी री एग्जामिन, क्योंकि एक बार तो एग्जामिनेशन हो चुका है ना, चाहे वो पार्टीज ने किया हो, लेकिन इस बार कोर्ट करना चाहता है, या फिर एक नया विटनेस बुलाना चाहता है जिसको अभी तक किसी पार्टी ने नहीं बुलाया है। तो देखिए तो पहली तो हमें रिक्वायरमेंट है समनिंग की, कि समनिंग की पावर दी जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट है री एग्जामिन करना है, क्रॉस करना है, तो रिकॉल की पावर दी जाए। ये भी यहीं से आ जाएगा, री एग्जामिन करना है तो रिकॉल की पावर से सफिशिएंसी हो जाएगी। और मान लीजिए समन करना है तो समन की पावर भी यहां पर आ रही है। और तीसरा है वो व्यक्ति जो कोर्ट में अवेलेबल है और कोर्ट ने वहीं की वहीं उसको कह दिया कि आज ही मैं आपको एग्जामिन कर लेता हूं, तो यहां से हमें सेक्शन 311 की सारी पावर्स का पता चल गया कि सेक्शन 311 कौन कौन सी पावर्स देता है। पावर टू समन, रिकॉल, री एग्जामाइन और एग्जामाइन, ये सारी पावर्स आपको सेक्शन 311 सीआरपीसी से मिलती है। अच्छा, एक चीज इसमें अब 2-3 इश्यू उठते हैं, ज्यादा सेक्शन 311 में नहीं है। सेक्शन 311 सिर्फ इतना कहता है कि कोर्ट के पास पावर्स हैं जिसके थ्रू वो किसी को भी समन कर सकता है, किसी को भी रिकॉल कर सकता है और किसी का भी एग्जामिनेशन कर सकता है। और खासकर ये बार बार मैं बात दोहरा रहा हूं, ये उसके ऊपर जरूर अप्लाई करेगा जहां पर ना वो विटनेस प्रोसिक्यूशन का विटनेस है ना वो डिफेंस का विटनेस है, कोर्ट ने बुलाया। अच्छा, यहां पर एक चीज और हमें समझ लेनी चाहिए, अगर किसी विटनेस को प्रोसिक्यूशन बुलाता है तो उसको बोलेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेस, अगर उसको डिफेंस बुलाता है तो उसको बोलेंगे डिफेंस विटनेस, डीडब्ल्यू। और अगर उसको कोर्ट बुलाती है, ना वो प्रोसिक्यूशन की लिस्ट में है ना वो डिफेंस की लिस्ट में है, तो उसको बोलेंगे कोर्ट विटनेस। यहीं पर एक डाउट आती है, डाउट ये है कि मान लीजिए एक विटनेस है, उसको पहले प्रोसिक्यूशन ने बुलाया, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, प्रोसिक्यूशन उसे बुला चुका है, उसकी गवाही हो चुकी है, लेकिन अब कोर्ट को लगता है कि उसको दोबारा बुलाया जाना चाहिए, तो कोर्ट अपनी सेक्शन 311 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको दोबारा बुलाता है। तो जब वो दोबारा आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस कहलाएगा या कोर्ट विटनेस कहलाएगा? क्योंकि पहले तो उसको प्रोसिक्यूशन ने बुलाया था, लेकिन अब उसको सेक्शन 311 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट बुला रहा है, तो विल इट बी अ प्रोसिक्यूशन विटनेस और अ कोर्ट विटनेस? तो आपको यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस ही रहेगा, जिस पार्टी ने उसको पहले बुलाया था उसी से उसका रिलेशन रहेगा और वो अभी भी प्रोसिक्यूशन विटनेस रहेगा। कोर्ट विटनेस सिर्फ और सिर्फ वो विटनेस है जिसको ना प्रोसिक्यूशन बुला रहा है ना डिफेंस बुला रहा है और सिर्फ कोर्ट बुला रहा है, दैट विल बी अ कोर्ट विटनेस। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल जो सेक्शन 311 में बार बार उठता है,
देखिए एक स्टेज तक तो मैंने आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन के पास भी पावर है विटनेस को बुलाने की और डिफेंस के पास भी पावर है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लिस्ट देनी है कोर्ट को और कोर्ट उन विटनेसेस को समनिंग के लिए बुला लेगा। ठीक है, डन। लेकिन मान लीजिए वो स्टेज जा चुकी है, दैट स्टेज इज ओवर। मान लीजिए ट्रायल शुरू हुई और इस स्टेज तक आप अलाउड थे, आप यहां तक अपनी लिस्ट दे सकते थे। अब दिस स्टेज इज गॉन, नाउ यू वांट टू कॉल योर विटनेस एट दिस स्टेज। अब यहां पर सवाल उठता है, मान लीजिए ये जो पार्टी है, ये पार्टी ए है, ये पार्टी ए, इसने जानबूझ के डिले किया। इसको लिस्ट यहां पर देनी थी अपने विटनेसेस की कोर्ट को कि साहब ये विटनेसेस की लिस्ट में दे रहा हूं, आप इनको कोर्ट में बुलाइए, मुझे इनकी गवाही करानी है। लिस्ट देनी थी यहां तक, लेकिन साहब ने लिस्ट दी नहीं और इस स्टेज पर आकर इन्होंने लिस्ट दे दी और ये कर रहे हैं मैलिफाइडली, डिले करने के लिए। क्योंकि यहां पर दे देते तो अब तक तो गवाही हो जाती, लेकिन यहां पर दी है, अब इनको समनिंग होगी, फिर इनकी गवाही होगी, चीजों को स्टॉप करना पड़ेगा जो अभी तक ट्रायल चल रहा था। तो ये कर रहा है कोर्ट के प्रोसेस को डिले करने के लिए। तो क्या ऐसे केस में जिसमें मैलिफाइड इंटेंशन है पार्टी की, क्या ऐसे केसेस में भी क्या कोर्ट सेक्शन 311 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए विटनेस को बुलाएगा? तो यहां पर एक क्लियर कट बात मैं आपको बताता हूं। देखिए जहां पर बात मैलिफाइड हो गई, अगर वो मैलिफाइड ही हो गई तो कोर्ट क्यों बुलाएगा? लेकिन यहां पर एक छोटी सी कैच है, बेशक वो मैलिफाइड था, लेकिन कोर्ट को यह देखना है कि इस विटनेस की गवाही केस के जस्ट डिसीजन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बहुत दोहरा रहा हूं, मैलिफाइड है तो बिल्कुल उसको अलाउ मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट को एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि भाई चल इसकी इंटेंशन तो मैलिफाइड थी, पार्टी तो गलत कर ही रही थी, लेकिन इस विटनेस की गवाही इस पर्टिकुलर केस के जस्ट डिसीजन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो बेशक ये मैलिफाइड इंटेंशन हो, कोर्ट 311 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस गवाह को बुलाएगा, उसे उस गवाह को बुलाना चाहिए। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि जब कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो क्या वो मतलब डिस्क्रिशन उसको मिला है ऑब्वियसली 311 में, तो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको पूरा करने के बाद ही वो उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है? मतलब क्या कोई टेस्ट है या मतलब वो कभी भी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी किसी को बुला सकता है? तो देखिए उसको समझने के लिए हमें सेक्शन 311 देखना पड़ेगा। आप एक बार सेक्शन 311 सीआरपीसी निकालिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक आउट सेक्शन 311 सीआरपीसी। सेक्शन 311 सीआरपीसी जब आप देखेंगे तो सेक्शन 311 सीआरपीसी को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 311 सीआरपीसी कहता है एनी कोर्ट में at any stage of inquiry, trial or other proceeding under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance, do not summon as a witness or recall and re-examine any person already examined, and the court shall। देखिए तो एक जगह तो वो may का उपयोग कर रहा है और एक जगह वो shall का उपयोग कर रहा है, तो इसका रिलेवेंस क्या है? मतलब ऐसा क्यों किया गया? इसका रिलेवेंस ये है, सेक्शन 311 कह रहा है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, मे शब्द का उपयोग किया गया है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो बुला सकता है, किसी को भी बुला सकता है उसको अगर ठीक लगे, लेकिन शैल का यूज करके उसने क्लियर कर दिया कि ये जो डिस्क्रिशन है वो तभी इस्तेमाल करेगा व्हेन इट इज एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। तो कुल मिला के बात यह है कि वो मान लीजिए, मैं और प्रोसीजरल तरीके से बताता हूं, मान लीजिए एक पार्टी ने 311 की एप्लीकेशन लगाई, एक पार्टी ने कहा कि साहब ये विटनेस मैं बुलाना चाहता हूं, स्टेज जा चुकी है, अभी मैं नहीं बुला सकता या मैं इसको री एग्जामिन करना चाहता हूं, आप कृपया करके अपनी 311 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस विटनेस को कोर्ट में बुला लीजिए। अब क्या कोर्ट सीधा उस विटनेस को समन कर देगा? नहीं, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पहले यह देखेगा
कि इस विटनेस की गवाही इस केस के जस्ट डिसीजन के लिए कितनी जरूरी है। इज इट एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस? अगर इसका जवाब आता है हाँ, इट इज एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो वो 311 की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सम्मन कर देगा, उसे कोर्ट में बुला लेगा। लेकिन अगर यहीं पर आता है कि नहीं, ही इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो 311 कहता है कि भैया फिर आप ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पावर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं दोबारा से बोलता हूं, डिस्क्रिशनरी पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस डिस्क्रिशन के साथ सेक्शन 311 में सेकंड पार्ट में शेल का उपयोग किया गया है और वहां पे स्पष्ट कर दिया गया है कि कोर्ट इस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब वो विटनेस जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए नेसेसरी हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 311 की एप्लीकेशन कोर्ट में आई, कोर्ट सीधा उसको सम्मन नहीं करेगा, कोर्ट पहले एग्जामाइन करेगा कि भाई वो जो विटनेस आप बुलाना चाहते हो, जो आपकी स्टेज जा चुकी है, री एग्जामाइन करना चाहते हो, तो क्या वो जरूरी है जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए? अगर जरूरी नहीं है तो 311 की पावर का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं बुलाया जाएगा। अगर वो जरूरी है कि हाँ ये विटनेस केस के जस्ट डिसीजन के लिए जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो वो 311 की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सम्मन कर देगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या था? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब कुछ केस लॉज कर लेते हैं। देखिए केस समझिए आप, अहमदाबाद में राइट्स हो गए, दंगे छिड़ गए, बहुत सारी दुकानों को जला दिया, बिल्डिंग्स में आग लगा दी और लोगों को मार दिया और काफी नुकसान इस चीज को पहुंचाया। तो जो विक्टिम लोग थे वो इतने डर गए, इतने सहम गए कि वो जैसे ही मामला शांत हुआ वो अपने गांव चले गए, दे वेंट टू देयर विलेजेस। तो जब केस चला तो पहली बात तो विक्टिम्स वहां पर थे ही नहीं, विलेजेस में थे, अपने अहमदाबाद में थे ही नहीं, और दूसरा प्रोसिक्यूशन ने भी ना ज्यादा जहमत उठाई नहीं उन विटनेसेस को कोर्ट में बुलाने के लिए। मतलब जो चश्मदीद गवाह थे उनको कोर्ट में नहीं बुलाया गया और उसका रिजल्ट क्या रहा कि अक्यूज्ड, जितने भी अक्यूज थे वो एक्विट हो गए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उनकी उसको प्रूव कर ही नहीं पाया कि इन्होंने किया है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि विटनेसेस नहीं आ पाए। और विटनेसेस क्यों नहीं आ पाए, उसके दो रीजन मैंने आपको बताया। पहला रीजन, विटनेसेस वहां से चले गए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और दूसरा प्रोसिक्यूशन ने भी एफर्ट्स नहीं मारे विटनेसेस को कोर्ट तक लाने के लिए। अब हुआ क्या कि ये एक्विट हो गया अक्यूज्ड। जब ये केस अपील में गया, एक सेकंड भैया, जब ये केस अपील में गया तो जाहिरा अबीबुल्ला शेख नाम की महिला आती हैं और वो कहती हैं कि वो स्टार विटनेस हैं, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और वो गवाही देना चाहती हैं, तो प्लीज अपीलेट कोर्ट उन्हें अलाउ करे कि वो आकर गवाही दें। और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 391 रेड विद सेक्शन 311 सीआरपीसी। सेक्शन 391 कहता है कि आप अपीलेट स्टेज पर भी एडिशनल एविडेंस ला सकते हो, और सेक्शन 301 तो हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई अगर वो जस्ट डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए जरूरी है तो कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो कभी भी किसी को भी बुला सकता है। ये एप्लीकेशन उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी उन एप्लीकेशन को नहीं माना और उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। अब इस डिसमिसल के अगेंस्ट शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने दो एप्लीकेशन लगाई। पहली उन्होंने लगाई कि मुझे गवाह के रूप में जोड़ा जाए, वही 391 रेड विद 311, और दूसरा उन्होंने कहा कि सेक्शन 406 सीआरपीसी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गुजरात हाई कोर्ट से इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, बिकॉज गुजरात हाई कोर्ट में उनको लगता था कि वहां पर उनके साथ बायस्ड तरीके से कोर्ट इस मामले को देखेगा।
तो हुआ क्या कि सवाल ये उठा कि यार ठीक है, मतलब हम बात कर रहे थे कि ये ट्रायल चल रहा है, यहां तक आपको अप्लाई, सॉरी ये ट्रायल चल रहा है, यहां तक आपको अप्लाई करना था, आपने नहीं किया, तो यहां पर आपने एप्लीकेशन लगा दिया, कोई बात नहीं, 311 में हम यहां तक मैनेज कर रहे थे, अब ये डिसीजन आ गया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डिसीजन आने के बाद अपील में जब बात गई है, अपील में जाके आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो सवाल ये उठा कि क्या अपील में जाकर ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? क्या कोर्ट अपील की स्थिति में भी, अपील की स्टेज पर भी किसी ऐसे विटनेस को बुला सकता है जिस विटनेस को पहले बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन वो विटनेस या तो आया नहीं, या प्रोसिक्यूशन ने नहीं बुलाया, कोई भी गड़बड़ी हुई जिसके कारण विटनेस नहीं आ पाया, तो क्या अपील में जाकर हम सेक्शन 311 की एप्लीकेशन लगाकर उस विटनेस को बुला सकते हैं जो कि अहम विटनेस है और जो कि केस के लिए जरूरी है? तो इसमें जब इस एप्लीकेशन का अपोज किया तो अपोजिशन में एक बात कही गई कि साहब ये तो, अगर आपने इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि अगर आप ये कहते हैं कि हां 311 की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपील की स्टेज पे भी एक ऐसे एविडेंस को, एक ऐसे विटनेस को बुलाया जा सकता है जो कि पहले नहीं बुलाया गया, तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या दिक्कत हो जाएगी? तो वकील साहब बोलते हैं साहब दिक्कत ये हो जाएगी कि ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो जाएगा। एक पार्टी ने गलती की है, भाई गलती की है कि वो जहां पर बुलाई जानी चाहिए थी वो गवाह वहां पर बुलाई नहीं, अब आप अपील में चले गए हैं, तो अब अपील में आप उस गवाह को बुला रहे हैं, ऐसे तो मामला कभी निपटेगा ही नहीं। आप पहले बुलाइए मत, और बाद में फिर जब अपील में चले जाए फिर आप बुलाइए, फिर से दोबारा से चीजें शुरू होंगी, तो ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो गया साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मैं मानता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो गया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द कोर्ट? अल्टीमेट एम ऑफ द कोर्ट इज टू डू जस्टिस। तो अगर हमें जस्ट डिसीजन तक पहुंचना है और हमें लगता है कि ये व्यक्ति जिसकी गवाही के लिए 311 की एप्लीकेशन लगी है, इसकी गवाही इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे हम जस्ट डिसीजन ऑफ द केस तक पहुंच सकते हैं, तो भैया ये एविडेंस, ये विटनेस हम अलाउ करेंगे, बेशक ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक में क्यों ना आता, बेशक ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फैक्ट कि ये विटनेस कितना जरूरी है। क्या ये इतना जरूरी है कि इससे जस्ट डिसीजन ऑफ द केस निकलेगा? अगर जरूरी है तो भैया अपील की स्टेज पर भी हम इसको 311 की पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको अलाउ करेंगे। ये केस है, इसकी साइटेशन है जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2004 का केस है, सुप्रीम कोर्ट, और इसको बेस्ट बेकरी केस भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी फेमस केस, बेस्ट बेकरी केस। इसी से संबंधित एक केस और है जो कि 1999 से, इससे पहले का केस है। उसकी साइटेशन है राजेंद्र प्रसाद वर्सेस नारकोटिक सेल, 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी यही बात कही गई थी कि अगर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक भी है तो भी 311 की पावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते वो गवाह, वो विटनेस इतना जरूरी है कि वो जस्ट डिसीजन ऑफ द केस में मदद करेगा। चलिए एक और केस डिस्कस करते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ है, उनकी शादी हुई, शादी के बाद वो चले गए नाइजीरिया। अब वो नाइजीरिया गए तो वहां से लगातार शिकायतें आ रही थी कि डोरी की डिमांड की जा रही है, और वाइफ को लगातार परेशान किया जा रहा था, उनके साथ फिजिकल टॉर्चर भी हो रहा था, मेंटल टॉर्चर भी उनका हो रहा था। एक दिन अचानक उनकी अननेचुरल डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ ऑफ द वाइफ। अब अननेचुरल डेथ हुई तो वहां के नाइजीरियन डॉक्टर ने जब उनका पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने बता दिया कि भैया ये स्ट्रैंगुलेशन से, मतलब गला दबने से
इनकी डेथ हुई है, और उसको एक और शब्द बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया बोलते हैं। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई जब जाता है ब्रेन तक, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और वो रिलेटेड है स्ट्रैंगुलेशन से। जब आप किसी का गला दबाते हैं तो एस्फिक्सिया के कारण, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण डेथ हो जाती है। तो नाइजीरियन डॉक्टर ने 2 रीजन बताए, एस्फिक्सिया और स्ट्रैंगुलेशन। लेकिन जब ये केस चला हिंदुस्तान में, और जब इंडियन डॉक्टर्स को विटनेस के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि अनसर्टेन है, कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन है, और जिसके कारण एक्विटल हो गया एच का। एच वॉज एक्विटेड। लेकिन इससे पहले जब डॉक्टर्स ने कहा कि अनसर्टेन है, उस समय एप्लीकेशन लगाई गई कि भैया नाइजीरियन डॉक्टर को बुलाया जाए विटनेस के लिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नाइजीरियन डॉक्टर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, जो उनके बयान है, जो भी उनकी रिपोर्ट है, वो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन ने लगा रखी है कागजात में, उनको बुलाने की, अलग से बुलाने की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने, कोर्ट ने नाइजीरियन डॉक्टर को नहीं बुलाया, उसकी गवाही नहीं करवाई, विटनेस नहीं कराया, और इस बेस पे जो इंडियन डॉक्टर्स के बयान थे कि अभी अनसर्टेन है कि कॉज ऑफ क्या है, एक्विट कर दिया हस्बैंड को। जब ये बात अपील में गई, अपील में जाकर 311 की एप्लीकेशन लगाई गई कि साहब नाइजीरियन डॉक्टर को बुलाया जाए, नाइजीरियन डॉक्टर की गवाही बहुत जरूरी है, उसकी गवाही से ही जस्ट डिसीजन ऑफ द केस आ सकता है। तो इसमें भी वही सारी चीजें डिस्कस की गई थी कि क्या उस तिथि में जाके, उस स्टेज पर जाके भी आप 311 की एप्लीकेशन लगाकर क्या विटनेस को बुला सकते हैं जिसको पहले नहीं बुलाया गया। तो यहां पर भी वही बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई कि हां, अगर वो गवाह इतना जरूरी है, इफ दैट विटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, इज नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो उस गवाह को सेक्शन 311 का इस्तेमाल करते हुए बुलाया जाएगा। इसके खिलाफ भी वही बातें कही गई थी कि साहब फैसला चुका है, अब आप उसको बुलाएंगे तो बहुत डिले हो जाएगा, डिले में मतलब केस लगातार चलता रहेगा, इससे नुकसान होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई मेन पर्पस कोर्ट का जस्टिस करना है, ट्रुथ तक पहुंचना है, और अगर ट्रुथ तक पहुंचने के लिए नाइजीरियन डॉक्टर की गवाही जरूरी है तो 311 का इस्तेमाल करते हुए नाइजीरियन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इस केस में एक दो और इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी। ये कहा गया था कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, हालांकि हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन इस केस में क्लियरली बोल दिया गया, केस की साइटेशन में भी आपको दूंगा, ये कहा गया कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। 311 का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए तभी 311 का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 311 की एप्लीकेशन आई और कोर्ट उस पर कुछ भी ऑर्डर कर दे, समनिंग कर दे, बुला ले। पहले वो देखेगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा कि गवाह कितना जरूरी है, उसी के बाद उस डिस्क्रिशन का वो इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये बात इस केस में कही गई, लेकिन अगर ये बात नहीं भी कही जाती तो सेक्शन 311 में ये बात एक्सप्लिसिट है। जब वो शेल शब्द का उपयोग कर रहा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, और शेल शब्द का उपयोग, और शेल से वो क्लियरली कह रहा है कि तभी बुलाया जाए जब वो नेसेसरी हो फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ केस। तो यहां से ये चीज ऑलरेडी क्लियर थी। तीसरी एक बात कही गई कि सेक्शन 273 सीआरपीसी का उपयोग करते हुए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस केस की साइटेशन है मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2019। मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019। विद दिस वी एंड दी टॉपिक सेक्शन 311। इसी के साथ हमारा सेक्शन 311 कंप्लीट हो गया है, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। थैंक यू।